स्वागत है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स 2 पार्ट 2 क्लास 12 का पार्ट 2 फिजिक्स पार्ट 2 में आज डिस्कशन होने जा रहा है हमारा एसी सर्किट का एंड का लेक्चर्स। आज हमारा ये चैप्टर को मैं वाइंड अप करने वाला हूं, इसलिए पहले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से हमने सभी चीजें क्लियर की गई है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, रेजोनेंस क्या होता है। कहां सर? ऑक्सीलेशन में मैंने पढ़ाया था, आपको सुपरपोजिशन व्यूज में जिक्र किया था मैंने। जब साउंड बड़ी आती है मतलब एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, याद है, उसको रेजोनेंस कहते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, आज हम लोग इसको आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है आपके लिए लेक्चर 5 नंबर, एंड ऑफ होने वाला है आज इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इसमें एलसीआर सीरीज लगाएंगे और पैरेलल भी बात करने वाले हैं। तो चलो, आपको पता होना चाहिए जो रेडियो होता है, रेडियो सुना होगा है ना। आजकल हमारे फोन में रेडियो है सर, है ना। पहले रेडियो अलग एक कम मतलब कि इंस्ट्रूमेंट रहता था, उसमें हम लोग ऐसे नॉब से किसी 98.3 एफएम बजाते रहो, कमला कमला नाम सुना होगा, है ना। रेडियो मिर्ची बराबर, बिग एफएम, ऐसे नाम होते हैं, विविध भारती, याद होगा आपको। तो ये जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है और उसको मैच करने के लिए हम लोग आज का डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस सर्किट। क्या पढ़ने वाले? रेजोनेंस सर्किट। साथ में आपने जो मैंने साउंड के बारे में आपको बता रहा हूं, साउंड में भी रेजोनेंस, जैसे कि कोई डीजे बज रहा है यहाँ पे, और डीजे बज रहा है, कोई ग्लास की बिल्डिंग है समझो, या ग्लास है, थोड़ा हल्का कांच ग्लास रहा तो वो फूटने का डर होता है, या मतलब वो टूट सकता है। क्यों? रेजोनेंस के कारण। या कोई जो सोल्जर मार्चिंग करते हैं, पता है ना, अगर ब्रिज लकड़ी का बना हो वो भी टूटने का चांस रहता है। अगर आप क्लैपिंग कर रहे, ऐसे 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 क्लैपिंग करो, अगर रूफ का घर हो तो वो नहीं कि वाइब्रेट होने लगता है। क्यों होता है? ये सभी चीज रेजोनेंस का एग्जांपल है भैया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले सीरीज रेजोनेंस सर्किट। कौन सा? उसमें ए नंबर है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। सीकेटी मतलब सर्किट होता है। तो चलो हम लोग इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले मैंने एलसीआर सर्किट क्या होता है ये ऑलरेडी आपको बताया था। कहां? एसी वोल्टेज अप्लाइड इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ये यूज करने के बाद आपको मैंने एसी सर्किट में ही आपको एलसीआर सर्किट पढ़ाया था। वही सर्किट यहां पे निकालने वाले, देखो ये हमने इंडक्टर्स, कैपेसिटर और यहां पे रेजिस्टेंस, एसी यूज करना। एसी का सिंबल ये होता है, पता है ना आप लोगों को। और यहां पे ये मैप यूज कर रही है साइन ओमेगा टी। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। और करंट का एक डायरेक्शन मान रही है, करंट का डायरेक्शन है। एक्चुअली ये तो करंट का डायरेक्शन है ही नहीं है। क्यों? एसी मतलब फ्लक्चुएट में लगा, जुम 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 आगे पीछे आगे पीछे। तो ये कोई इंस्टेंट पे करंट है ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं। यहां पे बात सही है, बढ़ना आगे। चलो, अब हम लोग ने क्या रेजोनेंस करना चाहते हैं। तो कैसा रेजोनेंस होता है, क्या होता है, धीमे धीमे हर चीज को ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे पास इंपीडेंस क्या होता है ये बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक फेजर डायग्राम निकाल के दी थी, जो कि मैंने इसको कहा था EL, ये EC है और ये ER है, और ये करंट का भी डायरेक्शन ही है। जब EL ज्यादा हो तो ग्राफ ऐसा निकाला था, याद होगा, ओमेगा, है ना, मैक्सिमम EMF। अगर EC ज्यादा है तो ये ग्राफ होता है। अगर ये इन फेस में है, रेजिस्टेंस जब होता है, इसी के थ्रू मैंने आप लोगों को भैया, ये था EMF के बारे में। किसी ने कहा है कि इंडक्टेंस के बारे में बताओ, तो ये था XL, ये था XC और ये था हमारा R, और करंट का डायरेक्शन ये है। कोई शक है भैया? ये मैंने फेजर डायग्राम ऑलरेडी आपको, ये पीक वैल्यू, ये एक्चुअली पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है या EMF को हो, और ये मैक्सिमम XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं उसको, और ये रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस जो हम लोग कंपोनेंट में यूज करते हैं। चलो, तो इसके ऊपर से मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चंस करवा के दिया था। क्या? जिसको इंपीडेंस निकालना है। मैंने कहा था आप लोगों को, ये था R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। एक्चुअल में एक बात बताओ, ये डिफरेंस है दोनों का।
ठीक है, यहां पे एक्सएल ग्रेटर है, देखो एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से, इसलिए मैं कर पा रहा हूं एक्सएल माइनस एक्सी। कभी कभी हो सकता है कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को एक्सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्सएल यहां पे डिफरेंस लिखते हैं, ऐसे देखो इसको डिफरेंस बोलते हैं एक्सी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एक्चुअल में। लेकिन क्या करें, हमने ये कंडीशन देखी थी हमारे बुक्स में, एचएससी बोर्ड में यही दिया है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो चलो बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों को इसकी सभी के वैल्यू पता होना चाहिए। ये कौन है, तो एक्सएल, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, भूल गए मैंने एसी वोल्टेज अप्लाइड इंडक्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड कैपेसिटर, एसी वोल्टेज अप्लाइड रेजिस्टेंस, इसमें आपको रेजिस्टेंस क्या होता है बता दिया था। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉइस पाई एफ एल। अरे भैया ओमेगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फार्मूला है टॉइस पाई एन, रोटेशन डायनेमिक्स में पढ़ाया था मैंने। एन को एम बोलते बस, बाकी कुछ नहीं। यक्सी क्या है, ये यक्सी है यहां पे 1/ओमेगा सी, याद होगा। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, टॉइस पाई एफ सी। कोई शक है, ये बेस नहीं भैया, ठीक है ना। ओके, क्या मैं इसमें वैल्यू पुटअप कर सकता हूं? कुछ लोग ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपके बुक्स में ओमेगा के फॉर्म में है, तो ये गलत नहीं है, सही है भैया। देखो ओमेगा यल और इसकी जो वैल्यू है 1/ओमेगा सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मैं जो लिख रहा हूं वो भी अब सही ही होगा, गलत नहीं होगा। मतलब ये अपने पहचानने के लिए लिख के दे रहा हूं, क्योंकि इसका काम है, मुझे ग्राफ निकालना है इसके ऊपर से भैया। एक्चुअल में आपके बुक्स में यही देखो, ये फार्मूला लिखा है, सही है, कोई टेंशन नहीं है, सही है फार्मूला। ओके, लेकिन मैं साथ में ऐसा भी फार्मूला लिख सकता हूं, यहां पे रूट ऑफ है ना आर स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ ओमेगा एल की वैल्यू टॉइस पाई एफ एल लिख सकता हूं। ये लिखो, दोनों का मीनिंग सही है। मतलब टॉइस पाई एफ एल माइनस 1/टॉइस पाई एफ सी, दोनों का मतलब सेम है भैया। ये लिखो, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के, ये ओनली एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है। ये ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये सीधी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख के दिया। दूसरा इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, सब मीनिंग एक ही है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले देखो, फ्रीक्वेंसी मैंने लो रखी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी को मैं लो रखूं, या लो है ना, लो रखा मैंने, मतलब कम। जब फ्रीक्वेंसी रखी तब की बात कर रहा हूं, तो क्या होने वाला है। आपने क्या बोला, सर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल कम है। अरे फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल भी कम है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी ज्यादा है। अरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहां पे लिख सकता ना एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे एक्सी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आपने फ्रीक्वेंसी लो रखी तब हम लोग यहां पे एक्सएल इज लो, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इंडक्टिव, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लो एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाई होगा। कोई शक है? जब फ्रीक्वेंसी, बात को समझो भैया, जब फ्रीक्वेंसी लो हो तब ये कंडीशन होगी। देखा है मैंने फ्रीक्वेंसी लो ली सबसे पहले, तो मैंने देखा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस लो है, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहां पे हाई होगा, क्यों, इनवर्सली। ये लो है तो यह है इनवर्सली, एक छोटा एक बड़ा होता है इनवर्सली में, अच्छी बात है। अगर मैंने नेक्स्ट कंडीशन रखी है भैया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहीं से वाइंड अप करता हूं। अगर फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी अगर हाई रखो तो क्या होता है, चलो देखते हैं हाई रहा तो क्या होता है। देखो यहां पे होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज हाई होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हाई तो ये भी हाई। और यहां पे कैपेसिटी जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है। मतलब मैंने दो कंडीशन देखी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा
और कम रख के देखा मैंने, तो इसमें एक कम एक ज्यादा हो रहा है, एक कम एक ज्यादा हो रहा है। और ये जो है ना, ये सभी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब ये एल सी और ये आर है। इसका तो ये तो क्या कहता है मालूम है, हमने देखा था यहां पे करंट का डायरेक्शन और इसका ईएमएफ का डायरेक्शन सेम है। ये एसी को भी अलाउ करता है और डीसी को भी अलाउ करता है। वो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं जानता, वो बोलता तुम आ रहे ना, चलो जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये पार्सलिटी नहीं करता, जितना आपस करना उतना करता है। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये बहुत कलाकार लोग हैं। ये चाहते हैं फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करें, फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करते हैं। हाँ, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये अलाउ करता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी लो, डीसी को ब्लॉक करता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम। यहां पे उल्टा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उसको जाने देता डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थोड़ी कम रहे तो आने दो, और थोड़ी रहे चलो, बोलता है ठीक है मैं थोड़ा आपस करूंगा लेकिन आने दो। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रही ना तो बोलता है भैया तेरी बहुत फ्रीक्वेंसी, रुक। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब ये दोनों फैक्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ये नहीं फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड। तो मैंने बोला एक काम करते हैं अभी कि ये सभी कंडीशंस है तो हम ऐसी फ्रीक्वेंसी सेटअप करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो और हाई रहा तो क्या हो रहा है पता है, इन दोनों का कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है। मैंने डिसाइड किया कि यहां पे फ्रीक्वेंसी ऐसे मुझे सेटअप करना पड़ेगी ताकि इनका मेल हो जाए कुछ ना कुछ। तो मैंने काम किया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रखा, दोनों के इक्वल। देखो हाई रखो तो भी कुछ हो रहा है, लो किया तो भी। इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, मतलब अच्छी फ्रीक्वेंसी लाने के लिए मैंने दोनों के इक्वल किया। तो दोनों का फार्मूला तो आपको पता ही है। तो दोनों का फार्मूला जो है, एक्सएल का क्या फार्मूला है देखो यहां पे, ओमेगा एल, और इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मैच करनी है, ठीक है। और यहां पे है इसकी फ्रीक्वेंसी 1/ओमेगा आर सी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए। चलो इसको इधर ला लिया, ओमेगा आर स्क्वायर 1/LC। बात समझ में आ रही है? ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा क्या है? टॉइस पाई एफ है। देखो ये लिखा है मैंने, तो यहां पे टॉइस पाई एफ, लेकिन आर क्यों लिखा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/LC। अरे भैया इसका स्क्वायर गया तो 1 का स्क्वायर रूट 1, ये रूट में आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? टॉइस पाई एफ, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे। तो यहां पे हम लोग डाल सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू 1/2 क्या क्या समझ में आ रहा है? ये 2 पाई इधर जाने वाला है, तो मुझे यहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली है 1/2 क्योंकि मुझे रेजोनेंस करनी है। अच्छा मतलब क्या है सर, और समझा दो थोड़ा। देखो ये कह रहा है कि आपको यल या सी की वैल्यू ऐसी सेटअप करना पड़ेगी, उससे हम लोगों को ना तो लो फ्रीक्वेंसी रखना है ना हाई रखना है, ऐसी फ्रीक्वेंसी रखेंगे उससे मेरा रेजोनेंस, ये कंडीशन आ जाए। इसी को बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। कब मिलती है? अगर आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को सेम किया। सेम मतलब होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बात समझ? फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिसाइड हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग रखोगे तो यहां पे इसका एक्सएल, ये एक्सएल ये एक्सी के बराबर हो जाए, उसी फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? मतलब भैया अगर हम लोग हमारे इस इक्वेशन से सोचा जाए तो हमारा जेड जो मिल रहा है ये √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी अगर बराबर रखे तो 10 - 10 0 होगा, तो 0 रहा तो √r² होगा, मतलब z इज इक्वल टू r होगा। मतलब भैया आपका इंपीडेंस मिनिमम टू मिनिमम रखना पड़ रहा है। आपको इंपीडेंस कैसे रखना है? मिनिमम, मतलब करंट ज्यादा। अरे यार इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस, इसका तीनों क्यों मिला के हम लोग इंपीडेंस करते? देखो इंपीडेंस मतलब क्या? ये प्लस ये, लेकिन हमने इसको 0 कर दिया तो मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा? इंपीडेंस कब होगा? इंपीडेंस मतलब एक अपोज करने वाला फैक्टर, वो सबसे कम हो सकता है। यही कंडीशन है कि z इज इक्वल टू r रखे तो इसको एक्सएल एक्सएल एक्सी दोनों बराबर है तो 0 0, तो सबसे ये 0 फैक्टर हो गया, मतलब सबसे मिनिमम, कम से कम अपोज होने वाला यही फैक्टर है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आती होगी भैया। तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या?
करंट, और उसको करंट को बोलेंगे मैक्सिमम करंट, क्योंकि ई नॉट बाई जेड ये इक्वेशन डाल सकता हूं। भूल गए इक्वेशन? इसके पहले का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है भैया, इसलिए। ठीक है, मतलब हम लोग आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, जेड मतलब ही आर है, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं हकदार हूं इस इक्वेशन लिखने का, है ना, ये इक्वेशन लिखने का हकदार हो सकता हूं। मतलब मैक्सिमम कंडीशन ईएलआर सर्किट, इसी को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब हम लोगों को क्या करना है, ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहता हूं, मेन पॉइंट मैं दोबारा एक बार आप लोगों के सामने में प्रकट कर रहा हूं। दोबारा देखो, मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी हाई रखी तो क्या हो रहा है, लो रखी तो क्या हो रहा है। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी को ऐसे मैच करेंगे, ना तो लो हो, मतलब एक ज्यादा एक कम हो रहा है, मुझे इक्वल रखना है, तो यही कंडीशन करना पड़ेगी। अरे भैया देखो ना, लो रखा तो ये ज्यादा हो रहा है, सॉरी कैपेसिटी रिएक्टेंस ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। हाई रखा तो ये ज्यादा ये कम। मैंने बोला एक काम करते हैं, दोनों को मैच करने के लिए एक कंडीशन रखते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि भैया इनके फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका रिएक्टेंट डिपेंड्स है। देखो ना, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, तो मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी रखनी है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये मैच करे। तो मैंने बोला ये करते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिली मुझे यहां पे, ये ठीक है। इसके ऊपर आपको सवाल आने के, न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, और ये आपका रेजोनेंस सर्किट है। मतलब यहां पे मुझे करंट जो है वो आई नॉट मिल रहा है, कैसे? मैक्सिमम मिल रहा है। अरे ये कम, देखो रजिस्टेंस, मतलब इस सर्किट का रजिस्टेंस कम, मतलब करंट ज्यादा आए। अरे आपने कहा है ना कि मुझे जड़ को मिनिमम किया मैंने, तो करंट मैक्सिमम मिलेगा, और जहां करंट मैक्सिमम होगा वहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। देखते कैसे, कभी लो भी होती, कैसे होती मैं बताऊंगा आपको। पहले इसको नोट डाउन किया जाए, ताकि मैं आपको इस ग्राफ के दौरान सभी चीजें वन बाय वन समझा दूंगा। इससे तो बात समझ में आ गई, ये सबसे जितना कम उतना ज्यादा, ये कम तो ये ज्यादा होगा, वाइस वर्सा। आपको करंट मैक्सिमम, आई मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक वैल्यू होती है, जैसे कि हमने इसके पहले ग्राफ में पढ़ा था, पीक वैल्यू किसको, इसको पीक वैल्यू कहते हैं, और इसी को आई नॉट कहते हैं हम लोग। ई नॉट आई नॉट बताया था, नोट डाउन करें, आगे मैं ग्राफ बताऊंगा आपको। अब देखेंगे हम लोग ग्राफ निकालने की कोशिश करने वाले हैं रेजोनेंस के लिए। एक बात बताता हूं, दो इक्वेशन याद होना चाहिए आपको, कोई शक नहीं होना चाहिए। ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं और एफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग। मैंने काम किया, मैंने बोला चलो इसमें एक कंडीशन बनाते हैं कि एफ आपका स्मॉल है, समझो। देखो क्या होगा, एफ स्मॉल है तो ये वैल्यू स्मॉल है, ये लार्ज है। अरे इनवर्सली वाली लार्ज होगी ना, फिर बात समझ में आ रही है। एफ स्मॉल है तो ये वैल्यू स्मॉल होगी, टॉइस पाई एफ एल वाली क्या होगी, स्मॉल होगी। लेकिन साथ में ये जो है आपकी ना टॉइस पाई एफ सी, ये लार्ज होगी कि नहीं, ये लार्ज होगी। बात समझ में आ रही है, ये स्मॉल हो रही है, ये लार्ज हो रही है। अगर ये मैंने लार्ज कर दिया तो इसका जो डिफरेंस है वो बड़ा होगा, और माइनस हो प्लस हो तो स्क्वायर है तो प्लस में आएगा। मतलब भैया ये जो जेड है, इसके आर तो कुछ नहीं कर रहा, आर अपनी ही जगह पे है भैया, ठीक है। तो जेड लार्ज हो रहा है, मेरी बात समझ में आती होगी। मतलब ये स्मॉल था यहां पे, ठीक है, तो ये स्मॉल है लेकिन ये लार्ज है, डिवाइडेड है इसलिए, समझे ना। तो इससे क्या हुआ, इसका ओवरऑल आंसर कुछ ऐड हो रहा है आर में, इसलिए हमारी झड़ की वैल्यू यहां पे लार्ज मिल रही है। झड़ की वैल्यू क्या हो रही है, लार्ज मिल रही है, यह बात आपको पता होना चाहिए। चलो मैंने बोला दूसरी कंडीशन, या हम लोग क्या करेंगे, लार्ज करके देखेंगे, फ्रीक्वेंसी लार्ज करेंगे। देखो ये लार्ज है तो अब ये होगा लार्ज और ये होगा स्मॉल। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, मतलब ये हो रहा 1000 और ये हो रहा है 10, तो भी इसका सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करके ये भी वैल्यू लार्ज हो रही है, और ये लार्ज होने से इससे ऐड होना है, ऐड होके ये भी मुझे झड़ तो भी लार्ज मिल रहा है। मतलब इस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है मुझे भैया कि एफ अपने स्मॉल भी रखा तो भी इंपीडेंस ज्यादा मिल रहा है, लार्ज देखा फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी रख के देखी तो भी मुझे झड़ लार्ज मिल रहा है। मतलब एक वैल्यू मैं इस पे ग्राफ निकाल के दे रहा हूं, झड़
वर्सेस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें या फ्रीक्वेंसी बोलो इसकी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है आपकी और ये जेड से, मतलब मेरा जब यह देखो ये 0 है, यहां पे समझो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, समझे, ये 60 है, 70 है, ये 80 है, 90 है और ये जेड, समझे। मैंने देखा और ये भी यहां पे 10 20 जो भी 30, यहां पे 40 डैश, बात समझ में आ रही है। मैंने देखा कि मेरा स्मॉल था, देखो स्मॉल फ्रीक्वेंसी है, ये यहां पे स्मॉल फ्रीक्वेंसी, इसको स्मॉल मानेंगे यहां पे, तब भी मेरा झड़ ज्यादा, देखो झड़ ज्यादा है, ये झड़ ज्यादा है, बात समझ में आ रही। और मेरा जब फ्रीक्वेंसी लार्ज है, समझो 100 पे या 80 पे लार्ज है, ऐसे बात कर रहे हैं, तो भी ज्यादा यार, मैंने देखा, मतलब मेरा भले ही एफ छोटा हो तो भी देखो झड़ ज्यादा, ये देखो ऊपर ऊपर जा रहा है ना ज्यादा, और यहां पे 80 फ्रीक्वेंसी को लार्ज देखा मैंने निकाल के, तो भी ज्यादा है। तो आपको यहां पे कहीं ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, ये इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नहीं समझा सर, नहीं समझा, मुझे बताओ। मैंने देखा कि लार्ज भी डाल के देखी वैल्यू, तो ये एक ऐसी वैल्यू होगी, देखो ना, अब मैं इसको नहीं क्या स्मॉल से लार्ज करते जा रहा हूं, लार्ज करते जा रहा हूं, तो ये कम कम होगा, क्योंकि यूनिवर्सली जैसे लग रहा है ना, मतलब इसको लार्ज की तरफ लेके जा रहा हूं। तो मैंने देखा कि ये कुछ ऐसा ऐसे बाद में बहुत लार्ज किया तो डबल ऐसा जाना पड़ रहा है, मैंने इसको लार्ज किया तो स्मॉल होगा, ऐसा कुछ होता होगा। एक कंडीशन होगी कि एक टाइम पे एक ऐसा टाइम होगा जहां पे मेरा झड़ जो है वो स्मॉल आता होगा, है ना, झड़ जो है मेरा, देखो दोनों तरफ लार्ज है, स्मॉल पे भी लार्ज पे भी। तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि जहां मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है यहां पे ऐसे मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट दोनों का, ये स्मॉल और लार्ज का मिड पॉइंट, मतलब जैसे कि मैंने बोला ना, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है और 80, यहां पे भी लार्ज मिल रहा है झड़, यहां पे भी झड़ लार्ज मिल रहा है, तो इसके बीच में कहीं मिलेगा, इसके बीच में कहीं फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी कि वहां पे हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना, यहां पे भी लार्ज, यहां लार्ज, देखो यहां लार्ज, यहां, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कहीं ऐसे एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिस पॉइंट पे मेरी फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी। इसमें क्या हो रहा है, झड़ कम हो रहा है, झड़ कम है, मतलब अगर मैं झड़ के हिसाब से, करंट के हिसाब से निकाल दूं, आपके बुक्स में करंट का ग्राफ है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इसमें यही ग्राफ कैसे निकालोगे भैया आप लोग, बस उसको उल्टा कर दो, जूम, ये खत्म किस्सा। तो ये जो है आई नॉट मैक्सिमम जो करंट मिलेगा, क्योंकि जेड और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, देखो ना, क्योंकि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड या ई नॉट बाय आर लिखा है मैंने, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे भैया, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में का ग्राफ है। तो के बुक्स में जो मैक्सिमम जहां करंट है, जहां मैक्सिमम करंट है वहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होगी, मतलब वहां पे एक्सएल माइनस एक्ससी जो है उसको एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी रखा जा सकता है, इसी को एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी रखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तब की ये कंडीशन होगी जब हमारा करंट मैक्सिमम, और ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा। क्या होगा, प्योर, है ना, ली रजिस्टिव सर्किट होगा ये, तभी भैया ये रेजोनेंस होता है। ये था एलसीआर सर्किट आपका, एलसीआर सर्किट। मेरे ख्याल से भैया ये बहुत ही डिटेल्स में लेने की मैंने कोशिश की है, समझे ना। अगर हम लोग, और फेसर एक डायग्राम थी, ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए निकाला मैंने, इसके हिसाब से स्मॉल था तब भी जेड लार्ज है, जब मैंने एफ को लार्ज फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख के देखी तो भी लार्ज है, मतलब एक मिड का पॉइंट ऐसा होगा कि वहां पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, वहां पे जेड मिनिमम होगा, मतलब करंट मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ऑल इज वेल। भैया ये जो टीवी गिवी रिसीवर होते हैं ना, रिसीवर मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे एंटीना होता है, एंटीना में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो, एक्सरे सभी रेज आते हैं, पता है ना। और यहाँ पे हमारे जो कंपोनेंट है यहाँ पे मैच होता है ऐसे कुछ,
ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये लगाया होगा। तो यहाँ पे ये आने के बाद ये कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते हुए, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर गलती से आप लोग इंजीनियर बन गए तो पढ़ेंगे वहां पे। तो ऐसी वैल्यू ये करते हैं, और जो मुझे लगती है फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 98.3 एफएम, पता है ना, 95.3 है मेरे ख्याल से, है ना, एक 92 पॉइंट समथिंग 5 कुछ तो ऐसे है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए ये यहां पे ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लाते हैं और उस चैनल को मैच किया जाता है। चलो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है इस क्वेश्चंस में वही चीज पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, भैया रेजोनेंस ऑकर करना चाहते हो तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रखना पड़ता है। हाँ सर, पढ़ा है हमने, बराबर है, अभी तो आपने बताया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। रेजोनेंस ऑकर करना चाहते हो तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर इंपीडेंस मिनिमम किया जाए, देखो दूसरी बात, मिनिमम, तो वो प्योरली कौन सा रजिस्टिव सर्किट बनता है, बराबर है ना। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल करो तो यहां पे हमने देखा था कि जेड इज इक्वल टू आर बनता है। कैसे बनता है, इन दोनों को इक्वल करो, 0 हो जाएगा, ये रूट के बाहर आएगा, तो एक्सएल इज इक्वल, सॉरी, जेड इज इक्वल टू आर। इंपीडेंस मिनिमम हो रहा है, सबसे मिनिमम यहीं पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये मिनिमम, तो करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। करंट कैसा होगा भैया, मैक्सिमम करंट होगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं। और रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी आपकी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2/√LC, तो ये मिनिमम तो मिनिमम 4 पॉइंट आपको तो याद रखने पड़ेंगे। 5वां पॉइंट भी आपको पढ़ना है, व्हेन द नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फील्ड, मतलब एक्सपेक्टर सर्किट क्यों कहा है, क्योंकि यहां पे एक बात इंपॉर्टेंस है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर फेड टू द एक्सपेक्टर ओनली फ्रीक्वेंसी, रिजेक्ट द अदर फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां एंटीना पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही, एक्स रे, गामा रे, विजिबल रे, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम पता है ना, वो सभी लेता है, लेकिन जो चाहे वो ही लेता है, बाकी को अदर को रिजेक्ट करता है। इसलिए उसको जो चाहता है वो लेना है, इसलिए एक्सपेक्टर सर्किट कहा गया है। उसके बाद में बच्चों हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या है पढ़ने वाले, तो नोट डाउन करें इसको, मैं आगे बढ़ूंगा। अभी क्या पढ़ा, अभी इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी लेता है, हमारा जो भी रेडियो है ना वो एक ही फ्रीक्वेंसी, बाकी अदर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। जो हमने एलसीआर सीरीज क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत सारे वेव्स है ना, बहुत सारे वेव्स है, अल्ट्रावेव, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। और ये एंटीना तो लेता सभी है, एंटीना के अंदर सभी के सभी फ्रीक्वेंसी आती है, लेकिन यहां पे जब इंड्यूस होने वाला जो भी यहां पे, सॉरी यहां पे रेजिस्टेंस है भैया, ठीक है, तो यहां पे तो सभी आती है आते टाइम, लेकिन ये कैपेसिटर ऐसे वैल्यू हम लोग एडजस्ट करते हैं, उससे ओनली 1 फ्रीक्वेंसी लेते हैं एक्सपेक्टर, इसीलिए एक्सपेक्टर बाकी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला कि 98.3 एफएम बजाते रहो, सुना होगा ना आप लोगों ने, और किसी ने कहा कि नहीं सर मुझे 93.5 एफएम लगाना, बिग फैन है ना, बिग एफएम लगाना है, रेडियो मिर्ची लगाना है, तो एक ही फ्रीक्वेंसी को लेता है, इसलिए इसको क्या कहा, एक्सपेक्टर। बाकी फ्रीक्वेंसी बहुत सारी आ रही है, 50, 100, 200 आ रही है, अलग अलग रेंज के, लेकिन मैं ले रहा हूं एक ही, इसलिए ओनली 1 फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टर करता है भैया। हम लोग अब पढ़ने वाले पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब पैरेलल की बात करेंगे, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। यहां पे हमारे पास कुछ इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर भी बात होने वाली है, सर्किट के ऊपर बात होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा की पूरा इक्वेशन समझाने की कोशिश की है। अब मैं ज्यादा पैरेलल, देखो कुछ लोग बोलेंगे सर एलसीआर सर्किट कह रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर, आर कहां है भैया, एक बात बोलूं, ये एल आर ही होता है, एल के अंदर आर भी होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड है, इसका वायर को वाउंड करना रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने ईएमएफ दे दिया है, वो भी कौन सा है, एसी का सिंबल ये होता है, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जा रहा है, कुछ करंट आधा इधर जाओ, एक्सएल आईएल, यहां पे कुछ इधर जाना है, ऐसे कुछ करंट यहां से जा रहा है, कुछ यहां से जा रहा है, दोनों आके यहां पे बाद में आईएल और आईसी,
बात समझ में आ रही है ना, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, मतलब करंट को बांट रहा हूं मैं भैया। चलो, तो इन केस हमने पढ़ा था इंडक्टर में करंट लैग बिहाइंड करता है, करंट लैग बिहाइंड किसमें, इंडक्टर में। भूल गए भैया, रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ सेम होता है, इंडक्टर में करंट लैग मतलब पीछे होता है, पीछे। तो इसका सर्किट, इसका जो करंट का जो इक्वेशन लिखू ना, वो कैसे लिखना चाहिए, फिर हम लोग लिखते कैसे है कि यहां पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लैग कर रहा मतलब माइनस माइनस करो पाई बाई 2 लिखा था ना हम लोग। इसमें इंडक्टर में से जो करंट जा रहा है यल लिखा है, और आई को कैसे लिखा था, ई नॉट एक्स यल। भूल गए भैया, इसको लिखा था हमने आई इज इक्वल टू आई नॉट का लिखा था ओमेगा यल। एक्चुअल में ऐसा इक्वेशन लिखा था, अगर आपने पहले लेक्चर ना देखा हो तो बहुत दिक्कत जाएगी। और इसी को एक्सएल कहा था, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं भैया कि ई नॉट बाई एक्सएल लिख सकता हूं कि नहीं। ये होगा हमारा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, इस इक्वेशन को तुरंत बताऊंगा, क्योंकि पहले को एक्सपेक्टर सर्किट और इसको रिजेक्टर सर्किट कहने वाले हैं। रिजेक्ट, कुछ रिजेक्ट करने वाला है, वो एक्सपेक्ट एक ही ले रहा है ना, ठीक है। चलो, इसका इक्वेशन लिख सकता हूं मैं अभी, ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट बिहाइंड है, करंट बिहाइंड है, लैग है, लैग पीछे, इसलिए माइनस है। और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, आगे होता है, इसलिए इसको लिखूंगा मैं ई नॉट, एक्सएल की जगह पे एक्सी, साइन आगे है मतलब होता है प्लस। कोई शक है भैया। टोटल करंट कितना है, आई, किस में बांट रहे हैं हम लोग, आई एल प्लस आईसी में। तो आई जो टोटल करंट है, इसकी वैल्यू मेरे पास ई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस इसका इक्वेशन है ई नॉट, देखो आईसी का इक्वेशन है एक्सी सी ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कोई शक है। थोड़े से फार्मूले याद होना, अगर फार्मूले याद नहीं तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, फिर आपको फार्मूले तो लर्न करना ही पड़ेंगे। चलो, आई इज इक्वल टू ई नॉट एक्सएल, इसका फार्मूला पता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अरे साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा होता है, याद होना चाहिए। चलो, प्लस ई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, समझे। तो इसका जो फार्मूला है मेरे पास कॉस थीटा होगा। हाँ, सिंपल बात है सर, क्यों इसको लंबा चौड़ा करना चाहते, एक स्टेप बढ़ाना चाहते। देखो, इसका फार्मूला क्या है, माइनस का माइनस कॉस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का कॉस ओमेगा टी। मैं काम करता हूं, ये प्लस वाला पहले लिखा तो अच्छा लगेगा, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैथमेटिकली पहले प्लस बाद में माइनस रहा तो अच्छा लगेगा। तो ये माइनस है ना, तो माइनस इधर आ गया, तो माइनस ई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी। कोई शक है तो आए, एक काम करते हैं, ई नॉट यहां लिखते हैं, ठीक है, कॉमन, यहां पे 1 बाई एक्सी माइनस 1 बाई एक्सएल कॉस ओमेगा टी लिखते। कोई शक है। अरे भैया, कुछ बुक्स में यहां लिखा है, क्या फर्क है, कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूं। बात समझ में आ रही, ई नॉट कॉमन है, कॉस ओमेगा टी कॉमन है, बचा क्या, 1 बाई एक्सी 1 बाई ओमेगा एल। मुझे यहां पे मिनिमम करंट रखना है, क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला एक काम कर दे यार, यहां पे है ना, इसको हम लोग 1 बाई एक्सी माइनस 1 बाई एक्सएल इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। और आपके बुक्स के हिसाब से अगर रखना ही चाहते हो इस इक्वेशन को, ऐसे रखो, क्या प्रॉब्लम है मुझे। देखो 1 बाय, ये देखो एक्सी की वैल्यू जो होती है 1 बाय ओमेगा सी, अब ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तो 1 बाय ओमेगा सी, देखो एक्सी की वैल्यू। लेकिन डिवाइड का डिवाइड क्या होता है, ऊपर जाता है, और ये उस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, ओमेगा सी क्यों लिखा समझ में आना चाहिए। 1 बाय एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी। मैं इसको मिनिमम करना चाहता हूं, मिनिमम मतलब 0 कर दो, 0 करना, यहां 0 रखो, 0 मल्टीप्लाई 0 तो सभी टर्म 0 आएंगे, मतलब ओमेगा सी माइनस 1 बाय ओमेगा एल इज इक्वल टू 0। क्यों भैया, क्यों मैं चाहता हूं करंट, देखो एलसीआर में
करंट आई नॉट ये था मैक्सिमम, मतलब ये पीक वैल्यू कहते हैं, आई मैक्स भी लिखता था, और जेड था मिनिमम। अब मैं पैरेलल कर रहा हूं ना, तो ये मिनिमम, क्योंकि भैया एक जैसे कि मेरे फोन है, मेरे फोन में 100 नंबर से, और मैं चाहता हूं एक फोन नंबर को मैं ब्लॉक करूं। मैं क्या कर रहा हूं? ब्लॉक करना चाहता हूं, रिजेक्ट करना है ना मुझे, रिजेक्टर नाम ही सर्किट का, रिजेक्टर, मैं ब्लॉक करना चाहता हूं। तो मैं बराबर एक नंबर को ब्लॉक करूं तो मेरा फोन आ रहा नहीं आ रहा उस बंदे का मुझे पता ही नहीं लगेगा। एक ही मैंने ऐसे फ्रीक्वेंसी सेटअप करके रखी है कि उसको रिजेक्ट करना, बाकी 99 कॉल्स आ रहे हैं मुझे, रोज आ रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप सब चीज आ रही, लेकिन एक को मैंने ब्लॉक करके रखा है। तो वहां पे मिनिमम करंट होगा, एक ही को करना है ना, तो मिनिमम सबसे कम मैंने 100 में से एक को किया, मतलब एक ही को कम कर दिया, मतलब उसका जीरो कर दिया, उसका कॉल ही नहीं आना, कुछ नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये रिजेक्टर सर्किट है। आई करंट यहां पे जो है वो है आई, मैं चाहता हूं मिनिमम करो, तो ये जीरो आना चाहिए। मैंने बोला ये कर दो, यहां जीरो रख दो, देखो जीरो आएगा। तो यहां पे ओमेगा सी, ये इधर गया तो माइनस का प्लस होगा, ये इधर ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC। और अगर आपके बुक्स में यहां पे रेजोनेंस, इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब वहां पे एक ही कांटेक्ट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूं, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस कहा है मैंने, समझे ना? ओके, तो मैंने आर क्यों लिखा है? रेजोनेंस होने के कारण। तो देयरफॉर यहां पे ओमेगा आर, ये गया तो ये रूट में आने वाले हैं, स्क्वायर गया तो रूट में। तो इसका फार्मूला हम लोगों को टॉइस बाय एफ आर 1/√LC, सेम कैलकुलेशन दोनों का सेम है, ठीक है। तो एफ आर यहां पे फार्मूला तो दोनों का टॉइस बाय√LC मिल रहा है, मतलब यहां पे भी एल और सी को ही मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करने के लिए, मतलब पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, जो एफ आर है, इसी को मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या नाम दिया है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा है, और यहां पे आई मिनिमम है, ठीक है। आई कैसा है? मिनिमम। सर्किट अलाउ द मिनिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट। आप बोलेंगे सर यहां पे तो इस पे करंट मिनिमम मतलब जीरो, एक्चुअली करंट जीरो नहीं, उसको लीकेज करंट कहते हैं। हम लोग जीरो करंट मान रहे हैं यहां पे, लेकिन जीरो नहीं, लीकेज करंट, वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता, वो इतना होता है कम कि 0.001। क्या फायदा है सर? मतलब अब लोग जीरो बोलते हैं, इसको लीकेज करंट बोलते हैं। लीकेज, एक्चुअली इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंस था, आपके बुक्स में नहीं दिया, उसको लीकेज करंट, थोड़ा ही करंट फ्लो होता है, जीरो ही होता है एक्चुअली, वो लीकेज करंट होने के कारण कुछ करंट होता है। तो मिनिमम टू मिनिमम करंट यहां पे आप लोगों को रखना चाहिए था, ठीक है। तो ये रेजोनेंस सर्किट है पैरेलल में, ये यूजलेस आपको वायरलेस कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन में, रेडियो कम्युनिकेशन एंड फिल्टर सर्किट में काम आता है। किसमें? फिल्टर सर्किट में। चलो मैं आप लोगों को इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता देता हूं और इसको लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। थोड़ा सा और थोड़ा एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मतलब इस सर्किट में हम लोग करंट को कर रहे हैं मिनिमम, जेड क्या होगा? जेड क्या होगा भैया? मैक्सिमम। कैसे सर? बात समझा दो मुझे, बताओ। आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, या हमने ई नॉट बाय आर कहा था इसके पहले वाले, मैंने क्या कहा है? आई मिनिमम है ना, तो जेड मैक्सिमम होगा। जेड मैक्सिमम होगा भैया, बात समझ में आ रही है? जेड मैक्सिमम होगा क्योंकि करंट मिनिमम। पहले इसमें क्या था? ये मैक्सिमम था करंट, और ये क्या था? ये मिनिमम था। मतलब हमारा पहला जो ग्राफ था, याद होगा आपको, मैंने ऐसे निकाल के दिया था, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम करंट पीक वैल्यू जो थी। अब इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि आप करंट मिनिमम है, देखो ये करंट के लिए है, तो यहां पे करंट आपको आई मिनिमम, ये आई मैक्सिमम है एक्चुअली। तो इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। पहले जहां करंट मैक्सिमम था उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते थे। किसमें? एल सी आर सीरीज में थी। अब यहां पे पैरेलल में, अब बोलेंगे सर एल सी आर पैरेलल, हाँ इसमें आर होता है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग मानते नहीं, चलो छोड़ दो, हम लोग तो प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटी सर्किट मानते हैं, एक्चुअली होता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मिनिमम, देखो ये ग्राफ मिनिमम पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि करंट मिनिमम पे, एक मैंने बोला ना, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेटअप कर रहा हूं मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे एक कॉल मुझे आना ही बंद हो गया,
ब्लॉक कर दिया मैंने, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, वहां पे मिनिमम करंट होगा, तो कॉल आएगा नहीं मुझे, वो कॉल मुझे आ ही नहीं पाएगा, बाकी क्या आएंगे। तो मैंने एक को रिजेक्ट किया। पहले सर्किट को हमने क्या कहा था, एक्सपेक्टर सर्किट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिजेक्टर सर्किट कहेंगे। मतलब मैं रिजेक्ट कर रहा हूं किसी और को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। चलो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आप लोगों को जैसे बोला, बस कुछ चीजें सेम है कुछ उल्टी है। देखो रेजोनेंस ऑकर कब होता है, XL इज इक्वल टू XC। देखो क्या हो रहा है, रेजोनेंस ऑकर्स हो रहा है। नंबर 2, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सेम है दोनों का, ट्वाइस बाय रूट ऑफ LC। नंबर 3, यहां पे करंट मिनिमम है ना, करंट कैसा है यहां पे, मिनिमम, वहां पे मैक्सिमम था, करंट मिनिमम। सिंपल सी बात है, उसका झेड़ कैसे होगा फिर, इंपीडेंस, झेड़ को क्या बोलते हैं हम लोग, इंपीडेंस, कैसे होगा, मैक्सिमम। अरे ये तो एक दूसरे को देखो ना कैसे इन्वर्सली है ना, जैसे कि, है ना, तो ये मैक्सिमम होगा। सबसे मेन बात है यहां पे अल्टरनेटिंग करंट जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है ना, यहां पे हम लोगों को देखो, यहां पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हवा में आ रही है, मेरा एंटीना है, यहां पे तो सभी आएगी, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहां मैच करके हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। मतलब यहां पे हाई इंपीडेंस करंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट, बट अलाउ द करंट इन अदर फ्रीक्वेंसी, अदर इस पे अलाउ करेंगे। मतलब मुझे नहीं क्या 100 नंबर से 99 वाले के करंट को मुझे अलाउ करना है, और इसमें से एक ही ऐसा होगा उसके लिए मुझे करंट को स्टॉप करना है। और जहां एक ही फ्रीक्वेंसी पे जो स्टॉप करना है, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी को, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा मैंने, मतलब मिनिमम, वहां पे करंट देखो अलाउ कितने को करना है, बाकी सबको, एक ही को मुझे स्टॉप करना है। वो जो कॉल आ रहा है ना, एक जो बंदा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं चाहता हूं कि इसको ब्लॉक कर दूं, उसको ब्लॉक कर रहा हूं, रुक भैया, तो करते ना हमारे फोन में, वैसे ये रिजेक्टर करता है, एक ही सर्किट को स्टॉप करता है, इसलिए इसका नाम रिजेक्टर सर्किट रखा था। और पहले इसमें कैसे है, उल्टा था, इसमें उल्टा है। जब मैक्सिमम करंट था तब हम लोग ने क्या, उसको लेते थे, मतलब 99 लोगों को ब्लॉक करते थे और एक ही को लेते थे, इसलिए एक्सपेक्टर। मतलब मेरे टीवी में 1000 फ्रीक्वेंसी आ रही, 1000 चैनल्स आ रहे, लेकिन मैं चाहता हूं एबीपी माजा लगाना चाहता हूं, एबीपी माजा, एक ही को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक ही को, बाकी को 999 मतलब 999 को रिजेक्ट कर रहा था, एक ही को एक्सपेक्ट करता था। तो एक्सपेक्टर, यहां पे एक ही को रिजेक्ट कर रहा हूं, जो बंदा मुझे परेशान करता है उसका कॉल मुझे रिजेक्ट करना है, तो इसको रिजेक्टर। बस चौथा पॉइंट वही लिखना है आप लोगों को। मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहे होंगे, ये 4 तो बहुत सिंपल है, चौथा 5वां वाला थोड़ा लेंथी है जो मैंने बता रहा हूं। तो बच्चों ये चैप्टर को कर रहा हूं मैं यहीं पे खत्म।